चलो अब आगे देख लेते हैं हिंदी सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक के आगे टॉपिक को देख लेते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे एक वाक्य में उत्तर पढ़ेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, ठीक है, और सत्य असत्य, संबंध जोड़िए, ठीक है, सही जोड़ी मिलाओ, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया था। और इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा। जितना भी इसमें प्रश्नों का उत्तर है पूरा इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर लिखे पहले देख लेते हैं। तो एक वाक्य एक शब्द में होता है ये, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक शब्द में भी दूंगा। आप अगर एक वाक्य में रहेगा तो आप पूरा कर लेना, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहला प्रश्न है, कहानी क्या है? तो कहानी किसे कहते हैं? तो वह लघु रचना जिसमें जीवन की किसी एक स्थिति का सरल चित्रण होता है उसे हम क्या कहते हैं? कहानी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? जीवन की किसी एक स्थिति का सरल चित्रण, मतलब सरल शब्दों में अगर चित्रण किया जाए तो उसे हम कहते हैं कहानी कहते हैं। एकांकी में कितने अंग होते हैं? तो एक अंग होते हैं। तीसरा प्रश्न है, निबंध की परिभाषा लिखें। तो निबंध की परिभाषा क्या है? बंधी हुई रचना को निबंध कहते हैं। चौथा है, संस्मरण का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होता है भली भांति स्मरण करना संस्मरण कहलाता है। इसके बाद पांचवा है, गद्य की 4 विधाएं लिखिए। तो गद्य की 4 विधाएं में से पहला है कहानी है, दूसरा उपन्यास, तीसरा निबंध और चौथा एकांकी होता है। छठवां प्रश्न है, कैप्टन की मृत्यु के पश्चात मूर्ति पर किसका बना चश्मा लगा? तो यहाँ पे सरकंडे का बना हुआ चश्मा उसकी मृत्यु के बाद डायरेक्ट वहाँ पे सरकंडे का चश्मा बना के लगा दिया गया। चलो आगे देखते हैं। स्वयं प्रकाश के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? तो 13 प्रकाशित हो चुके हैं। आगे देखते हैं, कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे में कौन गुजरता था? तो कस्बे से कौन गुजरता था? तो हालदारे जो है साहब है वो गुजरता था। तो यहाँ पे हालदारे साहब लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है, नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी? तो नेताजी की जो मूर्ति थी वो 2 फीट ऊंची थी। वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल कथन किसका था? तो पान वाले का था। आगे है, नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस गांव में हुआ? तो बिहार में हुआ। बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? तो 60 वर्ष थी। 13वां है, पूर्व की ओर से बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो पूर्वाई कहते हैं। बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो गीत गा रहे थे। फादर बुल्के का जन्म कहाँ हुआ? तो बेल्जियम के रैम्स चैम्पल शहर में हुआ था। फादर बुल्के को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने क्या कहा? तो मानवीय करुणा की कहा उन्होंने। इसके बाद दिनमान पत्रिका का उप संपादन किसने किया? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किया। फादर बुल्के को किस कब्रगाह में दफनाया गया? तो निकलसन कब्रगाह में दफनाया गया। मन्नू भंडारी का स्वभाव कैसा था? तो धैर्यवान एवं सहनशील था। मन्नू भंडारी का साहस के क्षेत्र में प्रवेश किसने कराया? तो राजेंद्र प्रसाद ने कराया। मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की क्यों हो गया? तो उसके स्वयं के निजी लोगों के कारण उसका स्वभाव शक्की हो गया। मन्नू भंडारी का विवाह किससे हुआ? तो राजेंद्र यादव से हुआ। मन्नू भंडारी का रंग कैसा था? तो काला था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 24वां प्रश्न, प्राचीन काल में स्त्रियों की बोलचाल की भाषा कैसी थी? तो प्राकृत थी। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रचलित है? तो आनंद कानन से प्रचलित था। इसके बाद बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। हिंदू वेदों को किसकी रचना मानते हैं? तो ईश्वर की रचना मानते हैं। मानव संस्कृति किस प्रकार की है? तो अविभाज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता के सुख के लिए किसने अपना सर्वस्व त्याग दिया? तो सिद्धार्थ ने अपना सर्वस्व त्याग दिया। इसके बाद अब देख लेते हैं प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो 2 अंक के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पे देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, मतलब बाकी प्रश्नों का उत्तर हो गया है, इसके बाद आगे देखना है ना। तो आगे हम देखेंगे 29वां प्रश्न से। तो 29वां प्रश्न है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक के फादर बुल्के से अतरंग संबंध थे। फादर बुल्के से मिलना बात करना अच्छा लगता था। उन्होंने उसके हर दुख सुख में उनका साथ निभाया था।
इसलिए लेखक को लगता है कि फादर बुल्के को याद करना उसके लिए एकांत में एक उदासीन संगीत सुनना है जो अशांत मन को शांति प्रदान करता है। फादर ने सदैव उनके अशांत मन को शांति प्रदान की थी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला है, मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मन्नू भंडारी पर उसके पिता और हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा। पिता की तरह वह भी देशभक्त और आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी देने वाले देशभक्त थी। पिता की तरह ही सक्की स्वभाव और तमाम गुण मन्नू में समाहित थे। शीला अग्रवाल ने उन्हें साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने का कार्य किया। मन्नू को चुनिंदा उच्च साहित्यकारों की पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर उन्होंने उनको आंदोलन के लिए प्रेरित किया, अर्थात राजनीति में सक्रिय भागीदारी की प्रेरणा मिली। तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला है 31वां प्रश्न। मन्नू भंडारी के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया? भटियार खाना का मतलब होता है चूल्हा। ठीक है, कई बार हो जाता है, कई बार बोल देते हैं कुछ लोग भटियार खाना, तो चूल्हा समझना, इसका मतलब कोई गलत चीज नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या लिखना है, चलो देखते हैं। भटियार खाना शब्द भट्टी मतलब चूल्हा से बना है। यह यहाँ पर प्रतिभाशाली लोग नहीं जाते। उनके पिता का मानना था कि चूल्हे के संपर्क में आकर उनकी बेटी की प्रतिभा नष्ट हो जाएगी। संभवतः इसलिए लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित किया। ठीक, ये इसका आंसर है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद 32वां है, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर मन्नू भंडारी को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न ही अपने कानों पर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कॉलेज के दिनों में एक बार पिताजी के नाम प्रिंसिपल का पत्र आया कि आपकी पुत्री की गतिविधियों के कारण उसे उचित दंड दिया जाए या न दिया जाए। इस पर पिताजी को लगा जैसे लेखिका ने कोई ऐसा अपराध किया है जिससे खानदान की प्रतिष्ठा खराब हो सकती है। इस कारण वे गुस्से में प्रिंसिपल से मिलने गए। इससे लेखिका बहुत भयभीत हो गई, परंतु प्रिंसिपल से मिलने तथा असली अपराध का पता चलने पर लेखिका के पिता को अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं रही। पिताजी के व्यवहार में परिवर्तन देख लेखिका ने न तो अपने आंखों पर भरोसा हुआ और न ही अपने कानों पर विश्वास हुआ। ये इसका आंसर लिखना है आपको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कुछ पुरातन पंथी लोग, एक सेकंड है ना, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? तो इसका आंसर क्या लिखना है? तो देखो, स्त्री शिक्षा क्या क्या तर्क दिए। तो पहला है, प्राचीन काल में भी स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। सीता, शकुंतला, रुक्मणी, ये सब महिलाएं उदाहरण है उसके। वेद पुराणों में इसका प्रमाण मिलता भी है। दूसरा है, प्राचीन युग में अनेक पदों की रचना भी स्त्रियों ने ही की थी। ये दूसरा साक्ष्य प्रमाण है। तीसरा है, यदि गृह कलह स्त्रियों की शिक्षा का ही परिणाम है तो मर्दों की शिक्षा पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि चोरी, डकैती, रिश्वत लेना, हत्या जैसे दंडनीय अपराध भी मर्दों की शिक्षा का ही परिणाम है। चौथा, उन्होंने तर्क दिया, जो लोग यह कहते हैं कि पुराने जमाने में स्त्रियां नहीं पढ़ती थी, वे या तो इतिहास से अनभिज्ञ है या फिर समाज के लोगों को धोखा दे रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे पांचवा भी है, अगर ऐसा था भी कि पुरानी जमाने की स्त्रियां की शिक्षा पर रोक थी तो उस नियम को हमें तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये समाज की उन्नति में बाधक है। ये इसका आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया? तो इसका आंसर देखो, उसने इसका खंडन कैसे किया था। आंसर में क्या लिखना है? द्विवेदी जी ने कुतर्कवादियों की स्त्री शिक्षा विरोधी दलीलों को जोरदार खंडन किया। अनर्थ स्त्रियों द्वारा होते थे तो पुरुषों भी इसमें पीछे नहीं है, अतः पुरुषों के लिए भी विद्यालय बंद कर दिए जाने चाहिए। दूसरे तर्क उन्होंने दिया कि शकुंतला का दुष्यंत को कुवचन कहना या अपने परित्याग पर सीता का राम के प्रति क्रोध दर्शाना उसकी शिक्षा का परिणाम न होकर उसकी स्वाभाविकता थी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे तीसरा भी दिया हुआ है, तो तीसरा को आप लोग पढ़ लेना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद है, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है?
तो इसका आंसर क्या लिखना है? तो इसका आंसर लिखना है आग की खोज मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करती है। आग की खोज के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। संभवतः आग की खोज मुख्य कारण रोशनी की जरूरत, पेट की ज्वाला, ठंड या जानवरों से बचाव की रक्षा होगी। अंधेरे में जब मनुष्य कुछ नहीं देख पा रहा था या ठंड से उसका बुरा हाल था, तब उसे आग की जरूरत महसूस हुई होगी। कच्चे मांस का स्वाद अच्छा न लगने के कारण उसे पकाकर खाने की इच्छा से या खूंखार जानवरों को भगाने के लिए आग का आविष्कार हुआ हो। ये इसका आंसर है। इसके बाद अगला है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर देखो, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जाता है जिसने अपनी बुद्धि या योग्यता के बल पर कुछ नया करने की क्षमता हो। जिस व्यक्ति में ऐसी बुद्धि तथा योग्यता जितनी अधिक मात्रा में होगी वह व्यक्ति उतना ही अधिक संस्कृत होगा। जैसे कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। आज भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को इस विषय पर न्यूटन से अधिक सभ्य कह सकते हैं, परंतु संस्कृत नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए थे? ठीक है, तो इसके लिए कौन से तर्क दिए गए थे? तो इसका आंसर देखो, न्यूटन ने अपनी बुद्धि शक्ति से गुरुत्वाकर्षण के रहस्य की खोज की, इसलिए उसे संस्कृत मानव कह सकते थे। आज मनुष्य के पास भले ही इस विषय पर अधिक जानकारी होगी, पर उसमें वो बुद्धि शक्ति नहीं है जो न्यूटन के पास थी। वह केवल न्यूटन द्वारा ही दी गई जानकारी को बढ़ा रहा है, इसलिए वह न्यूटन से अधिक सभ्य है, संस्कृत नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो जितने भी प्रश्न इसमें थे उन सारे प्रश्नों को उत्तर मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। अब सिर्फ व्याख्या बस बचा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं व्याख्या को भी कंप्लीट करा दूंगा।